हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पंचकर्म का चैप्टर नंबर 5। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, इसके कुछ पार्ट्स रहेंगे। कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कंप्लीट अप करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है फिजियोथेरेपी। ये पंचकर्म सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें फिजियोथेरेपी का, स्टैटिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, डीप हीटिंग मॉडलिटीज, सुपरफिशियल हीटिंग मॉडलिटीज़ और इलेक्ट्रोथेरेपी, और लास्ट में मैनुअल थेरेपी। तो ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट अप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोथेरेपी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिजियोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ rehabilitative हेल्थ केयर दैट यूजेस एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फिजियोथेरेपी होती है वो एक ब्रांच होती है ऑफ रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर। रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन को अगर इंजरी हो गई है या आफ्टर सर्जरी अगर हमें उसकी बॉडी को रिकवर करवाना है तो उसके लिए हम कहते हैं रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसकी जो बॉडी है पर्सन की, उसकी बॉडी को रिकवर करवाना है तो उसमें हम कहेंगे कि रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर करनी है हमें पर्सन की, ठीक है। दैट यूजेस एक्सरसाइज। तो इसके प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं। उसमें हम एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं, मैनुअल थेरेपी, एजुकेशन और इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रीस्टोर एंड मेंटेन फंक्शनल मूवमेंट, मतलब जो भी फंक्शनल मूवमेंट होते हैं बॉडी के वो रिस्टोर हो जाते हैं वापस से और मेंटेन रहते हैं। फिर रिड्यूस पेन, अगर पर्सन को कोई पेन हो रहा है तो वो भी कम होता है। प्रिवेंट मैनेज फिजिकल इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़। तो अगर हम जो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स है या कोई डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं तो उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पहले ही अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो प्रिवेंट हो जाएगी, या तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हो गई है ऑलरेडी, वो जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है तो उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी हो गई है या कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हो गए हैं तो उसको मैनेज करने में भी फिजियोथेरेपी का रोल प्ले होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन मेथड्स। मतलब फिजियोथेरेपी के कुछ इंटरवेंशन मेथड्स होते हैं, जैसे कि थेरापेटिक एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। थेरापेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब हम थेरापेटिक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है मसल्स की और एंडोरेंस मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनुअल थेरेपी में जॉइंट में मोबिलाइजेशन देखने को मिलती है और सॉफ्ट टिश्यूज टेक्निक्स भी इसमें होती हैं। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी देखें तो इसमें आता है TENS, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। तो इनके बारे में अभी हम आगे लेक्चर में कंप्लीट अप करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल डोमेन्स क्या होते हैं फिजियोथेरेपी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलोस्केलेटन। इसमें जो मेन फोकस किया जाता है बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स में किया जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं ये अर्थराइटिस, लो बैक पेन, फ्रैक्चर्स, ठीक है। इन सब में स्पोर्ट्स इंजरीज में इसका यूज़ किया जाता है। फिर न्यूरोलॉजिकल भी होती है फिजियोथेरेपी, जिसमें हम मोटर कंट्रोल, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। तो ये कब होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स कब देखने को मिलेंगी हमें, जब कोई स्ट्रोक, पार्किंसंस डिसीज़ वगैरह हो गई है या सेरेब्रल पाल्सी हो गई है तो इसमें हम न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी देते हैं। फिर उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी के लिए भी की जाती है फिजियोथेरेपी, जैसे कार्डिक और रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन करने के लिए, ठीक है। ये COPD, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर पीडियाट्रिक्स के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं, ठीक है। चाइल्ड के कोऑर्डिनेशन के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले अगर हो रहा है चाइल्ड का तो उसमें यूज़ होता है। ये सेरिब्रल पाल्सी है अगर बच्चे को तो उसमें, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैरियाट्रिक में किया जाता है, जिसमें हम एज रिलेटेड मोबिलिटी जो है अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ गया है, ठीक है, तो उसमें करते हैं। जैसे कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, ओस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, पार्किंसंस, फॉल प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वुमेन्स हेल्थ में भी करते हैं, जैसे कि फीमेल स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर में डिसफंक्शन, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि पेल्विक फ्लोर में डिसफंक्शन हो गया है या तो फिर प्रीनेटल और पोस्टनेटल पेन हो रहा है, तो इन सब में भी फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन प्रैक्टिस।
तो इसमें पेन मैनेजमेंट के लिए जो है फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच टू पेन रिलीफ। अगर हम मतलब ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई मेडिसिन्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से भी पेन को रिलीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। यूज़फुल इन एक्यूट एंड क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन। अगर कोई क्रॉनिक या एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो उसमें भी ये यूज़फुल होती है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेन किलर्स। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पेन किलर्स पे ही डिपेंड रहते हैं, अगर वो पेन किलर्स का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिजियोथेरेपी करने से जो पेन है वो रिड्यूस होता है और पेन किलर की जो डिपेंडेंसी है उसको भी ये रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट्स रिकवरी आफ्टर इंजरी और सर्जरी। मतलब कोई भी अगर इंजरी हो गई है या सर्जरी हो गई तो उसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको रिकवर करने के लिए। हेल्प्स रिस्टोर स्ट्रेंथ इन मोबिलिटी एंड डेली एक्टिविटीज़। मतलब जो भी डेली एक्टिविटीज़ है, मोबिलिटी उसको भी स्ट्रेंथन करता है। डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको रिस्टोर करता है, स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, फिजियोथेरेपी। फिर उसके बाद रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर इंजरीज। जो भी आगे चल के फ्यूचर में इंजरीज होने वाली हैं उसको भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इंजरी प्रिवेंशन मतलब इंजरी होने से ये प्रिवेंट करता है, और रिहैबिलिटेशन करता है, जैसे कि कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी तो उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होती है ये फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं फिजियोथेरेपी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इन्हेंसिंग मोबिलिटी एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो भी किसी को अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी अदर प्रॉब्लम है तो उसको इन्हेंस करते हैं ये, मतलब मोबिलिटी इन्हेंस करते हैं और मूवमेंट को इन्हेंस करते हैं। जैसे कि इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जैसे किसी को अगर मोशन में प्रॉब्लम हो रही है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिजियोथेरेपी उसके लिए यूज़फुल होती है। प्रमोट अर्ली मोबिलाइजेशन और रिड्यूस डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में भी ये हेल्पफुल होती है, जैसे रिहेबिलिटेशन आफ्टर ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक एंड थोरैसिक सर्जरीज, ठीक है। तो ये सारी सर्जरीज के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं अगर हम फिजियोथेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी कोई बोन से रिलेटेड सर्जरी हुई है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हुई है, हार्ट रिलेटेड सर्जरी या थोरैसिक सर्जरी हुई है, तो उसके बाद फिजियोथेरेपी जो है यूज़फुल होती है। प्रमोट्स अर्ली मोबिलाइजेशन, रिड्यूसेस हॉस्पिटल स्टे। फिर उसके बाद आता है क्रॉनिक डिसीज़ में भी ये यूज़फुल होती है, जैसे यूज़फुल इन क्रॉनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ठीक है। तो इसमें भी ये हेल्पफुल होती है। ये सारी जो होती हैं क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डेली फंक्शनिंग्स। जो भी डेली लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करती है और डेली फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस होने से ये प्रिवेंट करती है, मतलब आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने हैं तो ये उसको भी प्रिवेंट करती है। आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो फिजियोथेरेपी करने से वो कॉम्प्लिकेशंस भी प्रिवेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का स्टैटिक एक्सरसाइज, जिसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। स्टैटिक एक्सरसाइज क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सबसे पहले तो इसका नाम जो है स्टैटिक एक्सरसाइज, इसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इज अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन विच मसल टेंशन डेवलप्स विदाउट विजिबल जॉइंट मूवमेंट और चेंज इन मसल लेंथ। स्टैटिक एक्सरसाइज जो होती है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है इन विच मसल टेंशन डेवलप्स, और क्या होता है कि मसल्स में टेंशन तो डेवलप होती है लेकिन जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। चेंज इन मसल लेंथ, तो मतलब क्या होता है, इसका जो समरी है वो ये है कि स्टैटिक एक्सरसाइज में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल्स में टेंशन भी डेवलप होती है, लेकिन जो जॉइंट्स होते हैं उनका विजिबल मूवमेंट नहीं होता है और मसल्स की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसी एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्टैटिक एक्सरसाइज। जैसे इस तरीके से हम करते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं। होल्डिंग अ वेट विदाउट मूविंग अ जॉइंट, कोई भी हम वेट को होल्ड कर रहे हैं और जॉइंट को हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारे मसल्स पर टेंशन तो पड़ रही है, क्योंकि वजन पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है मसल्स पर, ठीक है। तो टेंशन तो बढ़ रही है मसल्स पर लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है कोई भी, ठीक है। तो इसमें यही कहते हैं कि मसल्स पर टेंशन बढ़ती है लेकिन विजिबल जॉइंट मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है पुशिंग अगेंस्ट एन इमूवेबल जॉइंट। जैसे कोई भी वॉल है, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो ये भी जो होता है स्टैटिक एक्सरसाइज में आता है। पुशिंग अगेंस्ट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, कोई भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई वॉल है उसको हम कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं तो हमारे मसल्स पर जो है टेंशन डेवलप होगा लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं स्टैटिक एक्सरसाइज।
फिर फिजियोलॉजिकल बेसिस देखें अगर हम इसका, तो मसल जनरेट्स टेंशन बट द बॉडी जॉइंट रिमेन्स द रिलेटिवली स्टेशनरी। मतलब मसल्स जो है वो टेंशन जनरेट करेंगे, लेकिन जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो रिलेटिवली स्टेशनरी रहेंगे, मतलब इमूवेबल रहेंगे। सार्कोमियर लेंथ रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। सार्कोमियर की जो लेंथ रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि मसल्स में सार्कोमियर प्रेजेंट होता है, और जब उसका मसल्स मूवमेंट करती है तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो जो है चेंज होती रहती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर एनर्जी एटीपी कंजप्शन इज लोअर देन डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट इंक्रीजेस विथ ड्यूरेशन। क्या होता है कि इसमें एनर्जी और एटीपी का कंजप्शन तो होता है, लेकिन डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन से कम होता है, ठीक है, इन सेम इंटेंसिटी बट इंक्रीजेस विथ ड्यूरेशन। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक अगर हम होल्ड करके रखें कोई ऑब्जेक्ट को, या ज़्यादा टाइम तक हम कोई इमूवेबल ऑब्जेक्ट पर फोर्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एटीपी का कंजप्शन जो है वो बढ़ सकता है, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। यूज़फुल व्हेन जॉइंट मूवमेंट इज़ पेनफुल और रेस्ट्रिक्टेड। ये कब यूज़फुल होती है कि जब जॉइंट का मूवमेंट करना मतलब पेनफुल या रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उस टाइम पर हमें स्टैटिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, मसल टेंशन डेवलप होती है, इसमें मसल्स में टेंशन डेवलप होती है, लेकिन मसल्स की जो लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है, और जॉइंट का जो एंगल होता है वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं इस एक्सरसाइज को करने से, मसल्स पर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर उसके बाद जॉइंट में स्टेबिलिटी आती है। यूज़फुल विद जॉइंट मूवमेंट इज़ पेनफुल। जहाँ पर जॉइंट का मूवमेंट पेनफुल होता है वहाँ पर ये एक्सरसाइज की जाती है। मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद ये भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स पोस्चरल कंट्रोल। तो ये सारे इसके जो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर पर भी इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, और रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी इसके होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, स्पेशली सिस्टोलिक बीपी बढ़ सकता है इससे, ठीक है। फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है मॉडरेटली। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ जनरली लोअर देन डायनेमिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन कम रहता है। जब हम डायनेमिक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो और ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम रहता है। उसका कॉशन क्या है, कॉशन इन हाइपर टेंशन, मतलब जिसको हाई बीपी रहता है उनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और जिनको हार्ट डिसीज़ होती है, कोई भी कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनको भी ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये इसका कॉशन होता है। फिर उसके बाद आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसका जो डेफिनेशन दी हुई है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज़ अ टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन विच मसल चेंजेस इट्स लेंथ वाइल द जॉइंट मूव्स विथ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट मसल टेंशन। इसमें तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें मसल्स की जो लेंथ होती है वो भी चेंज होती है, ठीक है, और इसमें जॉइंट का मूवमेंट होता है, और इसमें मसल टेंशन भी होती है। उसमें क्या हो रहा था कि जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा था, मसल्स की लेंथ चेंज नहीं हो रही थी, बट लेकिन मसल टेंशन वहाँ पर थी। यहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मसल्स का जो लेंथ है वो भी चेंज होती है, और जॉइंट भी मूव करते हैं, और मसल टेंशन भी होती है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब होता है टेंशन, मतलब इसमें जो मसल टेंशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मसल्स जो है वो शॉर्टन वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम मसल्स जो है वो शॉर्टन हो जाती है। अकर्स व्हेन लिफ्टिंग आ रेजिस्टेंस, जब हम कोई भी रेजिस्टेंस को लिफ्ट करते हैं उस टाइम पर ये प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल, जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं वाइल लिफ्टिंग द वेट, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं और बाइसेप्स को कर्ल करते हैं उस टाइम पर हम उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि मसल्स जो रहती है वो लेंथन विथ कॉन्ट्रैक्टिंग, मसल्स जो है वो लेंथ उसकी जो है वो चेंज होती है, मतलब इंक्रीज होती है वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर उसके बाद अकर्स व्हेन वाइल लोअरिंग अ कंट्रोलिंग अ रेजिस्टेंस, मतलब जब हम कोई भी रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब हम उसको लोअर करते हैं उस टाइम पर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्लोली लोअरिंग द वेट ड्यूरिंग द बाइसेप्स कर्ल।
मतलब बाइसेप कर्ल करते टाइम जब हम वेट को स्लोली लोअर डाउन करते हैं, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं जब हम उसका, तब ये होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट कंट्रोल, डिक्लेरेशन एंड इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो समरी हम देख सकते हैं कि कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होता है, जब हम बाइसेप्स कर्ल करते टाइम जो भी रेजिस्टेंस है उसको अपवर्ड लिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे होता है कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम रेजिस्टेंट को लोअर साइड मूव करते हैं तो उस टाइम पर होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये इसकी हो गई समरी। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जॉइंट मूवमेंट अकर्स, इसमें जॉइंट का मूवमेंट होता है। मसल लेंथ जो है वो भी चेंज होती है। मसल टेंशन रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, लेकिन जो मसल्स में टेंशन बनती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, मतलब मसल्स की स्ट्रेंथ को ये इम्प्रूव करता है। एंडोरेंस को इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग बॉडी वेट, और ये बॉडी वेट को यूज़ करके भी परफॉर्म किया जाता है। फ्री वेट्स को भी यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज़ करते हैं और मशीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल्स देखें तो मसल्स ग्रुप अगर हम देखें तो किस मसल्स के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है, जैसे इसको बाइसेप्स में यूज़ करते हैं। जब हमें बाइसेप्स में इसका यूज़ करना होता है तो हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, ठीक है। क्वाड्रासेप्स में अगर हमें यूज़ करना रहता है तो हम स्क्वाट करते हैं। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स में लेग कर्ल करते हैं, और लेग मसल्स के लिए हम लेग की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सब में क्या होगा कि जॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले डायनेमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, इन विच मसल्स की लेंथ जो है वो चेंज होती है वाइल मूविंग अ लोड। रेंज ऑफ मोशन हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि इसमें हमें रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलता है, मसल्स की लेंथ चेंज होती है, जॉइंट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो और जो टेंशन होती है इसमें वो कांस्टेंट होती है। तो ये होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अगर हम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देखें तो इसमें इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ को, मतलब मसल्स को ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। इम्प्रूव जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी लाती है जॉइंट्स में। फिर बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी होती है ये। फिर इन्हेंस मस्कुलर एंडोरेंस, मसल्स की एंडोरेंस को भी बढ़ाती है। मसल्स कैन वर्क लॉन्गर विदाउट फैटिग, मतलब मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है वर्क कर सकते हैं बिना थके। फिर बूस्टेड मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और स्ट्रॉन्ग बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सारे हो गए फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाइसेप्स कर्ल्स, स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, बेंच प्रेस, स्टेप अप्स और वॉकिंग एंड जॉगिंग। तो ये सारे जो होते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज का, वो देख लेते हैं कि पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले एसेस मसल स्ट्रेंथ, आरओएम, पेन, जॉइंट इंटीग्रिटी, फंक्शनल नीड्स। पहले तो हम सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट करते हैं कि उसको ज़रूरत है कि नहीं आइसोटोनिक एक्सरसाइज की, वो प्रॉपरली जो है हेल्दी पर्सन है या नहीं है, ठीक है। फिर पेशेंट है वो प्रॉपर हेल्दी पर्सन है कि नहीं, वो एलिजिबल है या नहीं आइसोटोनिक एक्सरसाइज करने के, कहीं उसको कोई कार्डिक डिसीज़ तो नहीं है। सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करते हैं। फिर उसके बाद चेक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे कि कोई एक्यूट इंजरी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो नहीं है। सिलेक्ट सुटेबल मसल ग्रुप एंड एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसके लिए स्टेबल मसल्स के ग्रुप देखेंगे और उसकी एक्सरसाइज उसको बताएंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि बॉडी वेट और स्क्वाट्स। फिर उसके बाद फ्री वेट्स, डंबल्स, रेजिस्टेंट बैंड्स। फिर उसके बाद वेट मशीन्स और मैनुअल रेजिस्टेंस, इन सब का यूज़ किया जा सकता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज करने के लिए। और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे हम एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सप्लेन पर्पस एंड टेक्निक्स, एंश्योर कंट्रोल मूवमेंट, प्रॉपर ब्रीदिंग एंड फॉर्म्स, मतलब किस तरीके से एक्सरसाइज करते टाइम किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है, किस तरीके से जो भी रेजिस्टेंस का हम यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से उसका मूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं। और जो भी पर्सन है जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना चाहता है उसको हम पूरा जो है बताते हैं। एक्सप्लेन स्टार्टिंग, एंडिंग एंड पोजीशंस एंड कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक फेजेस। तो ये सारी चीज़ें भी हम बताते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस है उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट पोजीशनिंग, मतलब पेशेंट को पोजीशन बताते हैं, प्रॉपर पोजीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो बताते हैं। सेफ एंड स्टेबल कंफर्टेबल पोजीशन, सपोर्ट एडजेसेंट जॉइंट इफ रिक्वायर्ड, प्रॉपर लिम जॉइंट अलाइनमेंट फॉर फुल आरओएम, मतलब रेट ऑफ मोशन को जिस तरीके से मूवमेंट करना है उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं, किस तरीके से लिम का मूवमेंट करना है, जॉइंट्स का मूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से इसको अलाइनमेंट करके रखना है।
फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, मतलब किस तरीके से कोसेंट्रिक मसल करना है। जैसे कि मसल जो है कोसेंट्रिक में क्या होता है, मसल शॉर्टन हो जाती है और मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि डंबल को जब हम लिफ्ट करते हैं बाइसेप कर्ल करते टाइम, तो उसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक। फिर उसके बाद जब हम डंबल को लोअर डाउन करते हैं स्लोली, तो उसको हम कहते हैं इसेंट्रिक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पर्सन को दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस। जैसे कि स्टार्टिंग पोजीशन हम बताते हैं, स्टेबल और प्रॉपर अलाइनमेंट में स्टार्टिंग की पोजीशन होनी चाहिए। मूवमेंट स्लो मूवमेंट होना चाहिए, कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए, कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक का, ठीक है। फिर ब्रीदिंग, एक्सेल ड्यूरिंग एफर्ट करते टाइम हमें जो ब्रीदिंग है उसको एक्सेल करना चाहिए, और रिटर्न, फिर वापस से जब हम रिटर्न होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो है एयर को इनहेल करना चाहिए, ब्रीदिंग करनी चाहिए। फिर ROM मतलब रेट ऑफ मूवमेंट, फुल अवेलेबल पेन फ्री ROM होना चाहिए। जब तक हमें पेन नहीं हो रहा तब तक हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए। अगर हमें पेन फील हो रहा है तो हमें फिर मूवमेंट नहीं करना चाहिए। रिपीटेशंस में देखें तो यूजुअली 8 to 15 टाइम रिपीटेशंस करने चाहिए, ठीक है, और 2 to 3 सेट्स हमें जो है करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का डीप हीटिंग मोडेलिटीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, थेरापेटिक टेक्निक्स दैट डिलीवर थर्मल एनर्जी टू डीप बॉडी टिश्यूज विदाउट सिग्निफिकेंटली हीटिंग द स्किन सरफेस। ये एक थेरापेटिक टेक्निक होती है जिसमें थर्मल एनर्जी को डिलीवर किया जाता है बॉडी के टिश्यूज़ में, और इस तरीके से डिलीवर किया जाता है कि ये जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो सरफेस ऑफ द स्किन को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि थेरापेटिक टेक्निक होती है दैट डिलीवर थर्मल एनर्जी टू द डीप बॉडी टिश्यूज़, मतलब थर्मल एनर्जी डीप बॉडी टिश्यूज़ में डिलीवर की जा रही है विदाउट सिग्निफिकेंटली हीटिंग द स्किन सरफेस। लेकिन जो स्किन के सरफेस को वो हीट नहीं कर रही है और डायरेक्टली डीप टिश्यूज़ में जो हीट है वो पास की जा रही है। इसके मेन अफेक्ट्स और यूजेस क्या होते हैं, तो इसमें टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, पेन रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और प्रमोट्स टिश्यू हीलिंग, जो भी टिश्यू की हीलिंग प्रोसेस है उसको ये प्रमोट करती है। फिर उसके बाद डीप हीटिंग मोडेलिटीज़ और SWD, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमन डीप हीटिंग मोडेलिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले SWD होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया जाता है इसमें। MWD होती है, उसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर जो है पेनिट्रेट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड होती है, लॉन्ग वेव डायथर्मी होती है, और फिर इंडक्टिव हीटिंग होती है। तो ये सारी जो होती हैं डीप हीटिंग मोडेलिटीज़ होती हैं। फिर इसके हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि डीप हीटिंग ऑफ मसल्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स। डीप हीटिंग किस में की जाती है, मसल्स में, जॉइंट्स में और लिगामेंट्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है, पेन में रिलीफ मिलता है, मसल में जो स्पास्म हो रहा है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रमोट्स हीलिंग, जो हीलिंग है वो जल्दी जल्दी होने लगती है, प्रमोट करती है ये हीलिंग को। फिर उसके बाद सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ हीट टू सरफेस टिश्यूज मेनली स्किन, सब क्यूटेनियस टिश्यू एंड सुपरफिशियल मसल्स अप टू 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ। इसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेशन, इसमें भी हीट का एप्लीकेशन किया जाता है सरफेस ऑफ टिश्यूज़, मेनली इसमें स्किन में किया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं उसमें किया जाता है इसमें हीट का अप्लाई, ठीक है। फिर एंड सुपरफिशियल मसल्स, और जो ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल मसल्स होती है उसमें हीट अप्लाई की जाती है। तो इसकी समरी क्या होती है, इसके नाम से ही हम पहचान सकते हैं, सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ मतलब इसमें भी हीट का अप्लाई की जा रही है, हीट का एप्लीकेशन है, इसमें हीट अप्लाई की जा रही है, लेकिन सरफेस ऑफ द टिश्यूज़ में अप्लाई करते हैं, मेनली स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसको अप्लाई किया जाता है, सुपरफिशियल मसल्स में इसको अप्लाई किया जाता है। इसलिए जो इसकी पेनेट्रेट की जो टेंडेंसी होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक की होती है, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये वैसोडाइलेशन करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती है, मसल्स का रिलैक्सेशन करती है, मसल में जो स्पाज्म और टेंशन हो रही है उसको कम करती है, पेन रिलीफ करती है, एनाल्जेसिया होती है, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट पैक्स, मतलब हॉट पैक्स के तरीके से भी हम सुपरफिशियल मोडेलिटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हॉट पैक है, मॉइस्ट हीट पैक्स हैं, इनसे हम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखें तो हीट रिटेनिंग पाउचेस का यूज़ हम कर सकते हैं यूजुअली
वाली बेंटोनाइट, क्ले, सिलिका जेल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं हम। हीटेड इन हॉट वाटर एंड अप्लाई टू द बॉडी फॉर मॉइस्ट सुपरफिशियल हीट, मतलब अगर हमें मॉइस्ट सुपरफिशियल हीट चाहिए है तो इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉट पैक्स या बॉडी फॉर मॉइस्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट अप करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।